हेलो। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो अंग सिविल सर्विसेज सेंटर के इस प्रांगण में आप सबों का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि मैं दो बच्चों को पहचान रहा हूँ। ये लोग पहले भी पीटी और मेंस दे चुका है और इस बार आप लोगों ने सिलेबस क्या हुआ? अच्छा, सब्जेक्ट को ही चेंज कर लिए। चलिए ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, जिसको हिंदी में हम लोग नृविज्ञान भी बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को उसी एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है हमारा बीपीएससी का, सारे के सारे स्टूडेंट बीपीएससी के ही हैं, मैं उस सिलेबस को आज डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। आपको पता है कि आपका जो एंथ्रोपोलॉजी है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी आसान है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं कि सर सोशोलॉजी का ही एक पार्ट है। सोशोलॉजी का पार्ट है लेकिन सोशोलॉजी नहीं है, यह आप हमेशा याद रखना। क्योंकि सोशोलॉजी में जहाँ हम आधुनिक समाज के बारे में पढ़ते हैं, वही एंथ्रोपोलॉजी में हम जनजातीय समाज के बारे में पढ़ते हैं, आदिम समाज के बारे में पढ़ते हैं उनके। ठीक है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पार्ट बी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पार्ट सी सोशल थॉट। 90% स्टूडेंट्स जो सोशल जो थॉट वाला पार्ट है उसको छोड़ करके चलते हैं, क्योंकि उसमें सब लोग रटा रटाया लिखता है और प्रायः सारे लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ही साथ में लेकर के चलते हैं। दूसरा जो पेपर है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, वो कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप डायग्राम बेस्ड तैयारी कर लेते हो तो एंथ्रोपोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स 250-255 नंबर तक आपको आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आज सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट बी है यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानव विज्ञान, उसके सिलेबस का खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। आप देखोगे कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो पहला भाग है सिलेबस का, वो जैव विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। जैव विकास का सिद्धांत में जो पहला जो बात आती है वो आता है लेमार्कवाद, उसके बाद है डार्विनवाद, उसके बाद है संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी सिंथेटिक थ्योरी, और उसके बाद लास्ट में है मानव विकास के जैविक और सांस्कृतिक आयाम। आप गौर करोगे कि अगर लेमार्कवाद पूछ दिया है तो आपका डार्विनवाद या सिंथेटिक थ्योरी बच जाता है। ठीक है, तो अगर आपका डार्विनवाद पूछ दिया है तो लेमार्कवाद या सिंथेटिक थ्योरी बच जाता है। कभी कभी उठा करके शॉर्ट नोट्स में भी डाल देता है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ। लॉन्ग क्वेश्चन अलग पूछ दिया और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी डाल देता है, तो यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दोनों आ सकता है। तो ये एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। दूसरा आता है फॉसिल्स एविडेंस ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट में अगर देखोगे ऐसे तो 20 टॉपिक्स दिया हुआ है, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि आप ना तो उसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो ना उसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो सिलेबस को खाली बड़ा कर दिया गया है, लेकिन जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो टॉपिक्स है आपका ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक को अगर आप बना लेते हो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा या शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो आनुवांशिक यानी जेनेटिक का पार्ट है। इसमें जेनेटिक्स में अगर आप देखोगे तो मेंडेलियन थ्योरी जो है वो और उनके जो प्रयोग हैं उनको जनसंख्या भारत मानवीय जनसंख्या पर इसका क्या प्रयोग हो सकता है उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है सिलेबस में।
उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, जातियों की रचना में आनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये दोनों का दोनों लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, हमारा जो जेनेटिक वाला पार्ट है बड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, कोई ज़्यादा बृहद रूप में नहीं है, लेकिन यूपीएससी की अगर सिलेबस की बात करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें दे दिए गए हैं। उसके बाद आता है प्रजाति, रेशिश वाली पार्ट। रेशिश वाली जो पार्ट है, प्रजाति का जो पहला पार्ट है उसमें उसका डिफिनेशन है। दूसरा जो बात आता है विशुद्ध प्रजाति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ विशुद्ध प्रजाति, ठीक है। प्रजाति राष्ट्र और बहुभाषी प्रजाति समूह एक टॉपिक है। दूसरा पार्ट है प्रजाति वर्गीकरण का क्या आधार है, इसमें आपका फेशियल इंडेक्स वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ इसमें आ जाता है। उसके बाद है मानव के आधुनिक प्रजातियों के विभिन्न प्रकार, आज के समय में कितने प्रकार के हैं, प्रजातियों के विभिन्न प्रकार की बात कर रहा है। चौथा जो टॉपिक है पृथ्वी के 3 प्रमुख प्रजातियां, और तीसरा जो पार्ट है आपका, वो आपका जो है सो प्रजाति वाला पार्ट है। इसमें आपका जो है प्रजाति का डिफिनेशन, विशुद्ध प्रजाति की अवधारणा, प्रजाति राष्ट्र, बहुभाषी प्रजाति समूह, प्रजाति वर्गीकरण का आधार, मानव के आधुनिक प्रजातियों का प्रकार, पृथ्वी पर 3 प्रमुख प्रजाति, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रो। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है भारतीय प्रजातियों के संबंध में रिजले, हैडन, गुहा और सरकार का वर्गीकरण और उसकी आलोचना। ये सबसे लंबा टॉपिक है रेशिश वाला पार्ट। उसके बाद 3 पॉइंट्स, इस पर अगर आप फोकस करोगे 3 पॉइंट पे तो बड़ा ही अच्छा 3 पॉइंट है। एक है पशु जगत में मानव का स्थान, इसको कभी कभी जो है ना डायग्राम बेस्ड भी पूछ दिया जाता है, डायग्राम बना करके आपको इंडिकेट करना रहता है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐप और मानव के शारीरिक समानता और असमानता की तुलनात्मक अध्ययन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका डायग्राम बेस्ड पे पूछ देगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका लिखना पड़ेगा, और ये वाली क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद भारत में निग्रो प्रजाति के प्रजातिक गुणों की उपस्थिति, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आप इतने से टॉपिक पर अगर अपना पकड़ बना लेते हो तो आपका जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो बेहतर तरीके से आप तैयार कर लोगे और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। कोई दिक्कत? सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए हुए हैं जो ना तो कभी पूछा जाएगा और ना कभी। देखिए एक बात याद रखना तुम लोग, सिलेबस स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, सिलेबस टीचर के लिए होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो और जितनी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं देखोगे कि हर साल उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कल फिर हम लोग जो है सो दूसरे पार्ट को यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी को और फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिर तब जीएस वाले पार्ट को करेंगे, सिलेबस को। और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है पीटी का? आप लोग पीटी को अच्छे से देखो क्योंकि 30 तारीख का डेट है, बाउंड्री लाइन बना हुआ है पहले से, और 68 की भी अधिसूचना तो नहीं कहा जाए, उसको कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो आप लोग उधर भी ध्यान को रखो और अच्छे से एग्जामिनेशन को फेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करो। अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर कटअप लो रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स घबराना नहीं है कि 6 लाख 6.5 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भर दिए हैं तो ये कैसे होगा क्या होगा, घबराना नहीं है। आप लोग करंट बेस पे थोड़ा सा फोकस करोगे, बिहार का करंट पे तो फोकस करोगे। बिहार को मजाक में लड़का ले लेता तो आप लोग को मजाक में नहीं लेना है, बिहार को सीरियसली आप लोग को देखिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से रिजल्ट निकालो, है ना। और बाकी तो समय के साथ ठीक है। हाँ बहुत विलम्ब हो गया है 67 के कारण जो है सो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है, ओके।